को, आशीष मिश्रा जी को जो जमानत मिली है, तो जाहिरा तौर पे सरकार चाहती होगी तभी उसी तरीके से केस को प्रेजेंट किया गया। वादी कर सकते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमारा काम दमदार है और काम बोलता है और हमने इतने इनकाउंटर कर दिए। अपनी सच्चाई ये है कि अगर आप हर इनकाउंटर की बात देखिए और जांचिए तो क्या उसमें कितने इनकाउंटर ऐसे थे जो सही थे और कितने ऐसे थे आपने लोगों को गोली मारी जो इनकाउंटर मैं कहूंगी कि फेक इनकाउंटर है या वो अपराधी हैं भी या नहीं है, इसको भी देखे जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 80,000 ऐसे विचाराधीन कैदी हैं, उनके परिवारीजन उनसे मिल नहीं सकते हैं, ना वो मिल सकते हैं, ना वो अपनी बात कर सकते हैं किसी से। कोरोना के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे सरकार में जो भी चीजें हो रही हैं, तमाम ऐसे अरेस्ट हुए हैं, मैं कहूंगी अमिताभ ठाकुर ही नहीं, तमाम जर्नलिस्ट भी हैं, तमाम और लोग हैं, जहां मामला कहीं का होता है, नहीं होता है, चीजें वजह कुछ और होती, मुकदमे कुछ और होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नेशनल जनमत पर। आज हमारे साथ नूतन ठाकुर जी हैं। वैसे तो बताने को इनकी पहचान बहुत सारी है, लेकिन आज इनकी पहचान ऐसे बताऊंगा जैसे आजकल चर्चा में जबरिया रिटायर्ड और आजकल जेल में बंद पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर जी की पत्नी है नूतन जी। पेशे से वकील हैं, समाजसेवी हैं और तमाम कार्यों से जुड़ी रहती हैं। आज इनके पास क्यों आए हैं? इसलिए कि लखीमपुर खीरी में किसानों पर निशंस तरीके से गाड़ी चढ़ाकर जिसने हत्या की किसानों की, उसको जमानत मिल गई है, लेकिन अमिताभ ठाकुर जी को अब तक जमानत नहीं मिली। क्या कहेंगे मैम इस पर? देखिए, अब इस पे मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये उसी तरह की चीज है कि सरकार जैसे चाहती है जी। और जिस तरीके से कोर्ट में जमानत मिलना, जमानत मैं कहूँगी, चूंकि मैं अधिवक्ता भी हूँ, हर व्यक्ति का अधिकार है जब तक, क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, कोई व्यक्ति आरोपी होता है और उसका एक विधिक प्रक्रिया के तहत चीजें चलती हैं, लेकिन जमानत के समय में उस चीज पर डिपेंड करता है कि सरकार अपना केस किस तरीके से कोर्ट के सामने प्रेजेंट करती है, क्योंकि कोर्ट तो वही देखती है जो उनको दिखाया जाएगा। तो उनको आशीष मिश्रा जी के बेटे को, आशीष मिश्रा जी को जो जमानत मिली है, तो जाहिरा तौर पे सरकार चाहती होगी तभी उसी तरीके से केस को प्रेजेंट किया गया कि उनको जमानत मिल गई इस मामले में। इसका मतलब यह है कि सरकार आपके पीछे पड़ी है। मतलब अगर मैं ये पूछना चाहूं कि आपकी और अमिताभ जी की लड़ाई डायरेक्टली किससे है? कौन है आपके खिलाफ जो आपके खिलाफ लगातार लड़ रहा है, आपको जमानत नहीं मिलने दे रहा है, आपके लिए तमाम समस्याएं कौन पैदा कर रहा है? सर देखिए, अब ये कि हमारे पीछे कौन है और ये सारी चीजें क्यों हुई, किन हालातों में हुई, वो छुपी हुई नहीं है। सारी चीजों की शुरुआत तब हुई जब अमिताभ जी ने चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब चूंकि पूरा मामला कोर्ट में है तो उस पे इस समय में मेरे स्तर से कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी बात कहूंगी, अब चूंकि मेरे पति से जुड़ा मामला है तो अब मेरी आवाज उस मामले में बहुत निष्पक्ष नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैं जो भी कहूंगी तो एक ये जाएगा, मेरे पति हैं तो मैं तो कहूंगी ही। अब चीजें कोर्ट में है, जमानत न्यायालय का विशेषाधिकार होता है। कई बार जब आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं और पुलिस ने सही तरीके से विवेचना नहीं की, चीजों को फ्रेम कर दिया, तो शुरुआत में तो जिस तरीके से पुलिस और अभियोजन चीजों को दिखाएगा तो उसको हमको झेलना है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब हमारी बारी आएगी, चूंकि न्यायिक प्रक्रिया में शुरू में अभियोजन पक्ष का सुना जाता है, सरकार की बात सुनी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि सरकार क्यों किसी के खिलाफ होगी और जो भी कार्रवाई करती है वो निष्पक्ष करती है। तो अभी उस प्रिजम्पशन में चीजें चल रही हैं, तो हमें न्याय मिलने में देर लग रही है, क्योंकि पुलिस ने सही तरीके से विवेचना नहीं की, सही फैक्ट्स को कोर्ट के सामने नहीं रखे, ना सही एविडेंसेस को रखे हैं। लेकिन जिस दिन हमारी बारी आएगी, जब हमको अपने बचाव का मौका मिलेगा और चीजों को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, तो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी और हमें न्याय भी मिलेगा, ये पूरा भरोसा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि आशीष मिश्रा जी को जमानत मिली क्योंकि वहां पे पुलिस ने उनके पक्ष में काम किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली विवेचना उनकी तरफ की गई, ऐसा कहना चाहती हैं? सर देखिए, जिस तरीके से आशीष मिश्रा जी का पूरा प्रकरण लीजिए, पहले तो उनको नामजद भी जो चीजें चली, मेरे पति को एफआईआर दर्ज हुई नहीं, उससे पहले घसीटते हुए घर से ले गए, अगर बात करिए तो वहां पे इतना बड़ा मामला हुआ,
शुरुआत में उनकी न कोई गिरफ्तारी हुई, जबकि वो मामला भी बहुत गंभीर कहा जाएगा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब विरोध हुआ, मीडिया में काफी चीजें आई, उसके बाद जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर जो मैं कहूंगी कि एक जेल में भी मुझे नहीं लगता कि उनको, जब उनके पिताजी खुद ही गृह मंत्री हैं, तो वो चीजें जो आम कैदी फेस करते हैं वो उनके पुत्र को फेस करना पड़ा होगा। जिस तरीके से वो बाहर आए जब, और जो चीजें सामने दिख रही थी, तो निश्चित रूप से वहां भी उनको सारी चीजें मिली होंगी, सुविधाएं मिली होंगी। आज मेरे पति की स्थिति ये है कि इलाज के लिए भी बार बार डॉक्टर का रिकमेंड करने पे भी जेल से लाया जाता है, लेकिन उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्रक्रिया में ही समय गुजर जाता है और जो दवा मिलनी चाहिए, जो इलाज होना चाहिए, चेकअप होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। कि एक तरफ मुलाकात, सारी चीजें खुली हुई हैं, और ये केवल मेरे पति की बात नहीं, ये सारे बहुत बड़े मुद्दे हैं और हर व्यक्ति के मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी मेरे पति का दोष साबित नहीं हुआ है, मात्र पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। कोई भी व्यक्ति अपराधी तब होता जब कोर्ट उसको दोषी माने। अभी वो अंडर ट्रायल है, एक विधिक प्रक्रिया में है, लेकिन सारे और तमाम, मैं अभी देख रही थी, लगभग केवल उत्तर प्रदेश में 80,000 ऐसे विचाराधीन कैदी हैं। उनके परिवारीजन उनसे मिल नहीं सकते हैं, ना वो मिल सकते हैं, ना वो अपनी बात कर सकते हैं किसी से। कोरोना के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे चीजें बंद हैं। आपने पूरा, एक तो जेल में लोगों को बंद कर रखा है, उसके बाद जो विधिक अधिकार था उसको भी छीन लिया कोरोना की वजह से, जबकि सब जगह चीजें चालू हो गई हैं, खुली हुई हैं। तो यहाँ ऐसा क्यों? ये सारी चीजें समझ से परे हैं। मैम, एक सवाल और खड़ा होता है, आपने जो ये सारी बातें बताई, इन सब में एक बात ये कही जा रही है कि अमिताभ ठाकुर जी को जमानत इसलिए नहीं मिल रही है, गिरफ्तार इसलिए कर लिए गए कि आपने कहा कि आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या इसके पीछे इस बात का कितना हाथ है, और अब क्या होगा? जो उन्होंने घोषणा की थी उसका क्या करना है? देखिए, अब तो उन्होंने जो कहा और जो गिरफ्तारी हुई, क्योंकि अभी इस सरकार में जो भी चीजें हो रही हैं, तमाम ऐसे अरेस्ट हुए हैं, मैं कहूंगी अमिताभ ठाकुर ही नहीं, तमाम जर्नलिस्ट भी हैं, तमाम और लोग हैं, जहां मामला कहीं का होता है, नहीं होता है, चीजें वजह कुछ और होती, मुकदमे कुछ और होते हैं। अमिताभ जी के ऊपर भी जो मुकदमा, जिस मुकदमे की बात कही जा रही है, उसमें तमाम लोगों के नाम लिए गए, वो सारे अधिकारी खुले घूम रहे हैं। और मुझे नहीं लगता जिस व्यक्ति को जबरिया रिटायर कर दिया गया हो, जिस व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया गया हो, हर तरीके से परेशान किया गया हो, उसकी इतनी कुव्वत और उसकी इतनी हैसियत होगी कि वो सारे सिस्टम को मैनिपुलेट करे। जिस मामले में अमिताभ जी अरेस्ट है, वहां भी जो वहां के अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी प्राथमिक, हम तो तमाम मामलों में बोलते हैं, अमिताभ जी भी बोलते हैं अगर गलत लगता है तो, लेकिन चीजों को करने की जिम्मेदारी, देखने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की थी, जिन्होंने गड़बड़ी की होगी, वो तो आज आजाद घूम रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति के एक बात को, अगर उसने 8 नाम लिए, तो उस पे एक को आप कहिए कि नहीं नहीं सही है, और बाकी 7 की तरफ आप झांकिए भी मत, देखिए भी मत। तो ये कौन सी न्याय व्यवस्था है, या पुलिस की कैसी विवेचना है, कार्य प्रणाली है, ये मेरी समझ से परे है। इसी न्याय व्यवस्था और कार्य प्रणाली पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती फिर रही है। अभी जब इलेक्शन सामने है 2022 के, और 2 चरण का चुनाव हो गया है, सारी रैलियों में लॉ एंड ऑर्डर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। आपके हिसाब से किस जगह खड़ी है ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? देखिए, बड़ी सही पीठ थपथपा रही है, मैं ये कहूंगी। और लॉ ऑर्डर की सिचुएशन तो ये है कि जब कई, मैं कहूंगी टारगेटेड एक्शन, और जो अब तमाम ऐसे मामले देखिए कि लॉ ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी है कि गोरखपुर में पुलिस वाले होटल में वसूली के नाम पे हत्या कर देते हैं, कानपुर में पुलिस का समूह किडनैपिंग करता है, पैसे वसूली के लिए व्यापारी का पैसे मांगता है। तो अब एक बड़ी संख्या में जो अपराध हो रहे हैं वो पुलिस के लोग द्वारा ही, मैं कहूंगी, किए जा रहे हैं। चीजें सामने भी आती हैं, वो तो ऐसे हैं जो सामने आ जा रहे हैं लोग, लेकिन जो सामने नहीं आ रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में जो चीजें चल रही हैं। अभी ही मैं एक रिपोर्ट देख रही थी न्यूज़पेपर में, जिसपे कहा गया कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पुलिस के लोग कर रहे हैं।
और तमाम लोग, तो अगर पुलिस की गड़बड़ी होती तो उसका सीधा खामियाजा आम व्यक्ति भुगतता है, क्योंकि जो भी क्रिमिनल केस है आपकी मर्जी है, आप जिसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करके अगर आप उसको बंद कर देते हैं तो पूरी जिंदगी निकल जाती है साबित करने में कि हमने ये काम नहीं किया। और इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इस तरीके से मुकदमे हुए, तमाम पत्रकार हैं जिन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, उनके ऊपर मुकदमे हुए, और लोगों पे भी, आम लोगों में भी। तो अब एक वो मैं कहूंगी कि माहौल ऐसा हो गया है कि जब अगर आप कुछ बोलते हैं, वास्तविक रूप से कुछ किया है, क्योंकि जो चीजें हैं वो इनिशिएट करने का और चीजों को कोर्ट के सामने ले जाने का काम पुलिस का है, और वहां अगर मैनिपुलेटेड तरीके से चीजें होंगी तो आम व्यक्ति और उनका परिवार इस चीज को झेलता और सफर करता है। आप वाहवाही कर सकते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमारा काम दमदार है और काम बोलता है, और हमने इतने इनकाउंटर कर दिए, अपराधी भाग गए। लेकिन अगर जमीनी सच्चाई ये है कि अगर आप हर इनकाउंटर की बात देखिए और जांचिए तो क्या उसमें कितने इनकाउंटर ऐसे थे जो सही थे, और कितने ऐसे थे जिसपे आपने लोगों को गोली मारी, जो इनकाउंटर मैं कहूंगी कि फेक इनकाउंटर हैं, या वो अपराधी हैं भी या नहीं है, इसको भी देखे जाने की जरूरत। ठीक है, तो ये हमारे साथ नूतन जी थी जिनसे हम बात कर रहे थे वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं, जो फैसले हैं, जो तौर तरीका है लोगों को, आम जनता को ट्रीट करने का, पत्रकारों के साथ, एक्टिविस्टों के साथ, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, अपनी जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से ये सरकार पेश आ रही है, उस पर एक छोटी सी चर्चा थी। और हम जानना चाहते थे कि आखिर अमिताभ ठाकुर जी से क्या बैर है अगर आशीष मिश्रा जैसे लोग जेल से इतनी आसानी से बाहर आ जाते हैं। तो हमने हमारी पूरी चर्चा आपने नेशनल जनमत पर सुनी। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।